हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपका मैथ का पेपर था, पहला पेपर आज था मैथ का, क्लास 8th का। तो अब मैं उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे उसको कैसे सॉल्व करना था। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपने इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास है, कह रहा है घनाभ में सर्वांग सम फलकों के युग्म होते हैं। दो ऑप्शन आपको दिया गया है। एक ऑप्शन ये यहाँ पे है, इसी में से दो कोई भरना है, एक या तीन में से। आइए हम आपको दिखाते हैं कि घनाभ में फलक कितने होते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक ड्रॉप है, नोज ड्रॉप नेज़ल स्प्रे है। ठीक है, मतलब कि इसमें एक स्प्रे जिसमें नाक में अगर प्रॉब्लम हो तो इसके लिए होता है। तो एक ये कैसा है देखने में, ये एक घनाभ की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? घनाभ की तरह। आइए इसके देखते हैं कि इसके फलक कितने होते हैं, यानी फेस कितने हैं। ये पहला फेस, पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा और ये चौथा। आपने देख लिया? जी हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 और ये 6। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6 फलक हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें वर्टेक्स कितने हैं, यानी शीर्ष कितने हैं। जहाँ पे भी दो रेखा मिलेगी वहाँ पे एक वर्टेक्स यानी कि एक शीर्ष बन जाएगा। जैसे देखो, अगर इसको एक रेखा माने, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, है ना। ये कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक शीर्ष यहाँ पे, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ और 8 यहाँ, यानी कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष हो गए। अब हम बात करते हैं एज की, यानी किनारों की। कितने किनारे हैं? आइए देखें किनारे। 1, 2, 3, 4, 5। इसको फोल्ड करते हैं, इसको हमने काउंट कर लिया था। तो 6, 7, 8। अब भाई इधर देखें, 9, 10, 11 और 12। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसके कितने फलक हैं? टोटल 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? टोटल 6 फलक हैं। अच्छा, 6 को अगर हम दो दो में बांटें तो यानी 2, 2, 2, यानी कितने जोड़े बन रहे हैं इसके? 3 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, 6 फलक के कितने जोड़े बनेंगे? 3। तो सही जवाब होगा 3 जोड़े। अगला सवाल है, दूसरा देखें, जिस संख्या के इकाई का अंक 1 होता है उसके घन के इकाई का अंक क्या होता है? एक बात जान लो कि जैसे देख लो, मान लो हम क्या लेते हैं, 21 लिया हमने। क्या लिया? 21। इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है। इसका हम क्या कर देते हैं? क्यूब करते हैं, यानी इसका हम क्या कर लेते हैं? घन कर लेते हैं। ठीक है, 21 का घन कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो आपको पता है 21 का क्यूब होता है कितना? 92, 61, 9261। जरा देखो इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये एक बात याद रखना, एक में हम किसी भी पावर का, जैसे 11 का अगर हम 3 क्यूब करें तो 1331 आ रहा है। अगर हम एक की पावर कुछ भी हो, एक की पावर 2 हो, 7 हो, 5 हो, एक की पावर 100 हो, तो हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक। नेक्स्ट सवाल, तीसरा कह रहा है, जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? देखो, राशियों में संबंध दो प्रकार से होता है। एक होता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि कोई एक चीज अगर घट रही हो, बढ़ रही हो, तो दूसरी चीज क्या होगी? घटेगी। या अगर कोई एक चीज घट रही हो तो दूसरी चीज बढ़ेगी। इसका क्या मतलब होता है सर? समझाते हैं। जैसे देखो, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, इसका दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, तो लोग क्या करेंगे? जो हमारी गाड़ी है उसको कम यूज करेंगे, क्योंकि भाई ज़्यादा पैसा लगेगा। यहाँ पेट्रोल का दाम बढ़ा तो गाड़ी कम यूज होने लगी। तो ये क्या है? उल्टा है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। दूसरे हैं कि अगर भाई आप खूब तेज से चल रहे हैं, अगर आप साइकिल से खूब तेज चल रहे हैं, तो कम समय लगेगा आपको पहुंचने में कि ज़्यादा? आपको कम समय लगेगा। आपने तेज कर दिया, आपने अपनी चाल क्या कर दी? तेज कर दी, तो आपकी दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात।
दूसरा अनुक्रमानुपात क्या होता है? अनुक्रमानुपात होता है कि अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़े। जैसे देखो क्या करें, यहाँ पे काम कर सकते हैं कि जैसे आपने क्या किया, आपको 12 का स्क्वायर लेना था तो आपने 4 का और 8 का इन दोनों का रख लिया, इसी सूत्र से इसका भी निकल जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा, सारी समीकरणें जो होती हैं वो सभी मानों के लिए सही होती हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल कह रहा है कि ऐसी समीकरण जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य हो, तो वो हमेशा क्या होती है हमारी, वो क्या होते हैं हमारे समीकरण होते हैं। समझ में आ गई बात? अगला सवाल कह रहा है जो वर्गमूल होता है वो वर्ग की प्रतिलोम क्रिया है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा करना है। क्या होता है? उल्टा काम। जैसे देखो, अगर हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक, या हम किसी का वर्ग निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो हमको वर्ग निकालना है 5 का, तो हमने 5 का 2 बार क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 25 आ गया इसका वर्ग। अच्छा, अब अगर हम उल्टा सवाल पूछें आपसे, हमने आपसे कहा कि भाई 25 का यार जरा हमको वर्गमूल बता दो, तो आपने इसी 25 को वापस क्या कर दिया, इसी 25 को आपने 5 × 5 में तोड़ दिया, और इस बार 5 दो जोड़ा लगा करके एक 5 को अपने बाहर निकाल दिया। ध्यान से देखो, हमने यही तो किया वर्ग में, इसी 5 का 2 बार गुणा किया, फिर जो आया उसका हमने वर्गमूल बोल दिया, फिर इसी 25 का हमने जोड़ा लगाया और उसमें से एक निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो वर्गमूल है वो वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। ये क्या है हमारा, सही है। अगला सवाल बड़ा प्यारा से दिया हुआ है, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज दर, आपको पता है ना साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या यही सूत्र कह रहा है? नहीं, यहाँ पे दर को उसने नीचे रख दिया है। देखो यहाँ पे दर को उसने क्या कर दिया, नीचे रख दिया, जबकि दर ऊपर होना चाहिए, 100 नीचे होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, गलत है। अगला सवाल, जब दो राशियां x और y व्युत क्रमानुपात में होती हैं, जैसे देखो अगर x व्युत क्रमानुपात में है, मतलब x व्युत क्रमानुपात, हमने आपको बताया कि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो जब व्युत क्रमानुपात का रिलेशन कैसा होता है, एक जो राशि होती है दूसरे की उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब होता है कि एक अगर बढ़ रही तो दूसरी घटेगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, x 1/y है, ठीक। तो हम इसको बराबर कैसे लिखेंगे, आपको पता है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके बटे 1 कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर दें आप, तो हो जाएगा x y बराबर स्थिरांक होता है। x y बराबर स्थिरांक होता है। तो ये बात सही कह रहा है कि जब x और y व्युत क्रमानुपात में होती हैं तो उनका गुणा करने पर क्या आता है, एक स्थिरांक आता है। ये बात क्या है हमारी, सही है। अगला कह रहा है गोला दो तली आकृति है। जी नहीं, गोला आपने गेंद देखा है जिसे बैट बॉल खेलते हैं, ठीक, उसमें मोटाई भी है ना, मोटाई भी होता है। तो वो क्या हमारी दो तली आकृति नहीं, वो तीन तली आकृति है। तो दो तली आकृति कौन सी हुई, दो तली हमारी वृत्त हो गया, और दो तली हमारा कौन सा हो गया, दो तली हमारे वर्ग हो गए, दो तली हमारे आयत हो गए, ये सब दो तली होते हैं। और घन, घनाभ, ये सब क्या है, तीन तली आकृति। अगला सवाल कहता है घन के सभी फलक वर्गाकार समान होते हैं। हमने आपको दिखाया था, लेकिन वो घनाभ था। वो घन आपने देखा होगा, घन ऐसे होता है, देखिए बिल्कुल कई वर्गों को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, घन बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, घन के सभी फलक, ठीक है, वर्गाकार और समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, बहुत प्यारा सा सवाल है, 3 4 5। 3 4 5 क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिक है। कैसे पता से पाइथागोरस, एक काम करो, बड़ी भुजा कौन सी है, 5, 5 का करो स्क्वायर, बाकी जो भुजा बच रही है 3 और 4, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, इधर भी 25 आ गया, इधर भी 25 आ गया। अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है तो उसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसका अंडर रूट निकालना है। आपको पता है कि अंडर रूट 13 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 + 13/36 लिख सकते हैं। अब आपको पता है 36 का आपको कड़ा करना है गुणा, ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 36 × 3 + 13/36, ठीक, 30×3 = 90 और 3×6 = 18, यानी कितना हो गया, 108। 108 में आपको 13 और जोड़ना है, बटे में कितना हो जाएगा 36, और अंडर रूट लगा हुआ है,
13 और 8 हो जाता है 121। तो ये हो गया अंडर रूट में 121/36। आपको पता है 121 का वर्गमूल होता है 11, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो कितना आ गया 11/6। तो इसको हम क्या लगाएंगे, इसको लगा देंगे यहाँ पर। अब ये तो बहुत आसान सा सवाल है। a-b² को पता है, a² + b² - 2ab। अगला सवाल देखो, 2⁻⁵ इंटू 2⁻³ याद रखना, जब भी दोनों का आधार क्या हो, समान हो। यहाँ पे देखो आधार क्या है, इसका भी 2 है और इसका भी क्या है 2 है, दोनों का आधार समान हो तो हम घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो -3 को और -5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। -5 प्लस माइनस का गुणा माइनस और हो गया -3। दोनों में सेम चिन्ह है तो माइनस, दोनों में सेम चिन्ह है तो जोड़ देंगे। 5 और 3 हो गया 8, और दोनों में और बड़ा कौन है 5, उसके आगे लगा है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 2⁻⁸ कहीं दिख रहा है आपको 2⁻⁸? जी हाँ। तो इसको आप इससे मिला दीजिए और बचाए। दुनिया में किसी के भी पावर 0 हो तो हमेशा उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। कोई भी अंक हो, अगर हमने 1,000, 10,000, 50 लाख भी लिख दिया, उसके पावर 0 रख दिया, तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो 1 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। अगला सवाल कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। अच्छा, पहली संख्या अगर हमने मान ली x, दूसरी कितना, ऐसे 1 मिनट, ऐसे हम आपको बताते हैं। देखो, अच्छा विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, यही तो विषम संख्या होती है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे 1 से 3 में आने में 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 से 5 में भी जाने में 2 जोड़ना पड़ेगा, 5 से 7 में भी। इसका मतलब किसी भी, अगर एक संख्या आपको पता हो और अगली विषम संख्या निकालनी हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा, सब में 2 2 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम ये मान लें कि हमारी पहली से कितनी होगी x+2, हमने आपको बताया कि विषम संख्या कैसे निकालेंगे। फिर अगली वाली कितनी होगी, अगली वाली पिछली वाली में से 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब पहली अगर x हो गई, दूसरी हो जाएगी x+2 और तीसरी जो हो जाएगी x+4। 3 संख्या आपको मिल गई, क्रमागत संख्याएं। अब कह रहा है उनका योग 87 है। इसका मतलब जो हमारी पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या थी x+2 और तीसरी संख्या थी x+4, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 87 आ रहा है। जरा जोड़िए, x कितनी बार, 3 बार है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर कितना हो जाएगा 87। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 87 - 6। हमने क्या कर दिया, 6 को इधर भेज दिया। ठीक, तो हो जाएगा 3x बराबर 87 - 6, यानी 3x बराबर 81। और x बराबर कितना हो जाएगा 27 3 81, x बराबर कितना हो जाएगा 27। अगर x हो गया हमारा 27 पहली संख्या, तो उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमको अगली मिल जाएगी 29। और अगर हम इसी x में 4 जोड़ दें, ठीक, x में 4 जोड़ दें या जो मिली है उसमें, इसमें हम 2 जोड़ दें तो अगली वाली मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी थी हमारी, एक हो गई 27, उसमें 2 जोड़ दें आप, अगली हो जाएगी 29। और जो तीसरी थी हमारी x+4 थी, ऐसा x था 27 में से 4 जोड़ देंगे आप, हो जाएगी तीसरी संख्या 31। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी आ गई, आ गई 27, 29 और 31। आइए देखें कि ये सही है कि नहीं, आइए जोड़ के देखते हैं। 9 1 10, 7 17 के साथ हासिल 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 87 आ गया। इसका मतलब हमारी संख्याएं सही है। अगला सवाल कह रहा है कि एक समान से चतुर्भुज, आइए समान से चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा समान से चतुर्भुज, उसकी आसन्न भुजा, आसन्न भुजा का मतलब होता है पास वाली भुजा या लगी हुई भुजा। पास वाली भुजा हमारी, अगर इसको पास वाली मान ली, इसको और इसको पास वाली मान ली, तो एक है 12 और ये 16। और आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक, और उसकी परिमिति, परिमिति मतलब होता है परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं भाई, परिमाप निकालते हैं, चारों भुजाओं को आप जोड़ दें। ये भुजा है 16, अगली भुजा है 12, ये है 16 और अगला भी क्या है 12। सबको जोड़ दें, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 24 और 32, 30 20 50 और 2 कितना हो जाएगा 56। 56 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। अच्छा, पासे में कितने अंक होते हैं,
एक बना होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 यही तो होता है, 7 तो होता नहीं। इसमें सम संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3। ठीक, एक पासा फेंका जा रहा है। अच्छा, एक पासे में नंबर टोटल कितने हो गए? 6। सम संख्या कितनी आ सकती है? 1, 2, 3। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 3 क्या है? अब 6 नंबर हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कितनी इसकी प्रायिकता आ जाएगी? 1/2। कितनी प्रायिकता होगी? 1/2। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक साइकिल का वर्तमान मूल्य 52 रुपये है, यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो। याद रखना बेटा, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य में कमी होना, मतलब मूल्य का घटना। जैसे अगर मान लो जो आज आपने कोई साइकिल खरीदी है, तो क्या 4 साल बाद आप बेचेंगे तो उसी दाम पे बिकेगी? जी नहीं, उससे कम दाम में बिकेगी, तो उसी को कहते हैं हम अवमूल्यन। तो सवाल आइए पढ़ते हैं। वर्तमान मूल्य मतलब एक इस समय ना जो मूल्य है साइकिल की वो कितनी है? 5200 है। और कितने रेट से घट रही हो? 5% हर साल घट रही है। तो 2 वर्ष बाद उस साइकिल का मूल्य क्या होगा? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n। यहाँ तो ब्याज जमा होता जाता है, हर साल पैसा बढ़ता जाता है, इसलिए प्लस लगाते हैं। अगर कोई चीज़ इसी रेट से घट रही हो तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1 - r/100 कर देंगे। ठीक, सूत्र फिर से हम आपको लिख देते हैं। वर्तमान मूल्य, अगर हम एक पी को वर्तमान मूल्य माने, तो वर्तमान मूल्य 1 - जिस रेट से घट रही है बटे 100 उसकी पावर n कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी मूल्य है उसका बेटा? है 5200। और कोष्टक में 1 माइनस जो रेट है वो 5 बटे कितना हो जाएगा? 100 की पावर 2। हम इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं। और 5200 कोष्टक में 1 - 5 बटे 100 की पावर 2, तो हो जाएगा 5200। 100 एकम 100 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 95/100 की पावर 2। इसका मतलब 5200 गुणे 95/100 का गुणा कितनी बार करना है आपको? 2 बार। इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को उड़ा दीजिए। ठीक, और यहाँ से क्या कर दीजिए? 13 चौके 52 और 25 चौका 100। ठीक है, इसको कर दीजिए 25 चौका 100। इसको आपने कर दिया। अब यहाँ कितना बचा भैया? 25, तो 5 पचे 25, 19 पचे 95, 5 एकम 5, 19 पचे 95। तो आपके पास बच रहा है क्या? आपके पास बचा 19 गुणे 13 गुणे 19। 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 में आपसे क्या कर दीजिए आप? 361 में आप 13 से कर दीजिए गुणा। 13 एकम 13, 3 हासिल 1, 13 छक 78, 1 79 हासिल 7, 13 तिया 39, 39 7 46, 46 4693 क्या हो जाएगा रुपया? उसका रेट हो जाएगा 2 साल बाद। ओके ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि वो पिछला सवाल हमने कैसे लगा। नेक्स्ट सवाल आइए देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है बीजीय व्यंजक का गुणा कीजिए। बहुत आसान है बीजीय व्यंजक का गुणा। बेटा गुणा किसको करना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जितने सवाल में बता रहा हूँ दोनों में से कोई एक करना है। जैसे इसमें से इस सवाल में भी कोई एक करना है, या तो आप इसको करिए या तो आप इसको करिए। तो हम इसको बता रहे हैं क्योंकि आसान है। ठीक है, ये भी बहुत कठिन नहीं है, ये भी आसान है। ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ। आज इस सवाल को देखते हैं। ये है यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, कैसे करना है? करना कैसे है देखो, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो हमने कर ऑलरेडी करके रखा है, देखें आप यहाँ पे। तो अब गुणा करेंगे ए की पावर 4 बी की पावर 4, यानी गुणा करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, इसमें गुणा करेंगे तो ए की पावर 4 बी की पावर 4, फिर ए की पावर 4 बी की पावर 4, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओके सी स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर इस सी स्क्वायर डी स्क्वायर का ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर डी स्क्वायर का इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस सी की पावर 4
इंटू डी की पावर 4। अच्छा, इसको ध्यान से देखो जरा, इसको और इसको क्या एक जैसे हैं और अलग अलग चिन्ह है? जी हाँ, तो ये कट जाएंगे और बचेगा आपका क्या, ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 इंटू डी की पावर 4। क्या बचेगा? मैं बता देता हूँ दोबारा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 इंटू डी की पावर 4। ये बच जाएगा सवाल। ओके, अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, कह रहा है एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं। अच्छा, शीशे रख देते हैं, एक शीशा, दो शीशा, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 शीशे हमने रख दिए। अब क्या कह रहा है, ये इसको जरा देखना। अब कह रहा है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर दे देते हैं। अब कह रहा है इस प्रत्येक की मोटाई 10 mm है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी मोटाई है भैया 10 mm। शीशों के बीच कागज की एक सीट रखी है, प्रत्येक दो शीशों के बीच, ये दो शीशों के बीच में एक कागज की सीट हमने रख दी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक रख दी, यहाँ पे रख दी। प्रत्येक दो शीशे के बीच एक कागज की सीट रखी है। अच्छा, टोटल कागज की सीट कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या हो जाएगा कागज की सीटें। अच्छा, शीशे कितने हैं? शीशे अगर आप देखें तो शीशे हैं हमारे रेड कलर वाले। ओके सॉरी, दोबारा, इस जो कागज है ना, उसकी सीट की मोटाई है 0.07 mm। अच्छा, आपको पता है कि शीशे कितने हैं भैया? शीशे हैं 10। शीशे हैं 10, रेड कलर में इसको बताता हूँ, शीशे हैं 10। अच्छा, अगर शीशे 10 हैं तो इसकी मोटाई कितनी है, 10 mm, तो कितना हो गया, 100 mm। बिल्कुल सही बात, 100 mm। अच्छा, अब जरा मुझे बताइएगा, गिन के काउंट करके बताइए कि कितने हैं, शीशे कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है भैया हमारे पास क्या, शीशे। अगर 9 है शीशे तो, सॉरी शीशे नहीं है, 9 हमारे कागज की एक सीट है। अगर एक सीट की लंबाई 0.07 है तो 9 सीट की लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 7 63, 0 पॉइंट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.63। ये हो जाएगी हमारी किसकी, कागज के सीट की मोटाई, 0.63 प्लस 100। अब इसको मानक रूप में लिखना है, 1 मिनट, 3 अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, मानक रूप का मतलब बताया हमें, लगभग 1 पॉइंट के आसपास इसको दशमलव या दशमलव हटा करके लिखना होता है। अच्छा, दशमलव को अगर हटा करके लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या करें, दशमलव हटाने के लिए हम 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 10 की पावर 2 यानी कि 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं, है ना। अब अगर हम 100 से भाग कर रहे हैं तो 100 से भाग करने का मतलब है, भाग करने के लिए हमने आपको बताया कि दशमलव किधर जाता है, बाईं तरफ जाता है। 100 से भाग दे रहे हो तो दशमलव 2 स्थान बाईं ओर जाएगा, यानी कि एक स्थान इधर, एक स्थान यहाँ, यानी जो दशमलव आ जाएगा हो जाएगा 1.0063। और बचा क्या, घोड़े 10 की पावर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये थे आपके पूरे सवाल, जिसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पेपर आपका है हिंदी, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर जैसे ही हिंदी का पेपर होगा हम उसका भी क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन करा देंगे। और साइंस का पेपर आपको याद रखिए 18 तारीख को है, अच्छे से पढ़िए। साइंस का पेपर जब होगा हम उसका भी सोल्यूशन आपके सामने रख देंगे। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।